नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। अक्सर हम ज्योतिष में ग्रहों की चर्चा करते हैं, ग्रहों के विषय में हम बात करते हैं, ठीक है। राशियों के विषय में बात करते हैं, महादशाएं चल रही है उनके विषय में हम बात करते हैं, और नक्षत्रों के विषय में हम अक्सर बात करते हैं कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और नक्षत्रों के जो अधिपति देव हैं वो कहाँ पर हैं। इन सारी चीज़ों की हम विशेष चर्चाएं करते हैं, ठीक है। लेकिन उपग्रहों के विषय में हम बहुत कम चर्चा करते हैं। वैसे भी ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनके विषय में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। बृहत्पराशरी में इनके विषय में अधिक लिखा गया है, या कहें तो सिर्फ उस ग्रंथ में और में भी लिखा होगा, लेकिन बृहत्पराशरी में हम पढ़ते हैं कि ग्रहों के जो उपग्रह वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, या कहें तो हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर ग्रहों की सकारात्मकता होती है, बिल्कुल इन उपग्रहों में उन्हीं ग्रहों की नकारात्मकताएं होती है। ये जो उपग्रह हैं वो हमारे ग्रहों के अंश हैं, या कहें तो उनके पुत्र हैं। उनकी जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं या नेगेटिविटी जो रहती है ग्रहों की, वो इन उपग्रहों में देखने को मिलती है। तो इस तरह से उपग्रहों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। आज मैं आपके लिए एक तरह से ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, एक तरह से परिचय है कि उपग्रह क्या हैं, उपग्रहों का किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। सीधे तौर पे कहें तो कुंडली में प्रभाव पड़ता है। ये क्या होते हैं, किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ। डिटेल में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। आपको सिर्फ एक परिचय दे रही हूँ कि क्या होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कुंडली खोलते हैं, फलित करते हैं, तो लग्न चार्ट को, षोडश वर्ग को, नवमांश आदि सभी को हम देखते हैं, ग्रह दशाओं की विवेचनाएं करते हैं, लेकिन उपग्रहों के विषय में जल्दी से हम नहीं देखते हैं। क्या ऐसा जीवन में चलता है कि हमें उपग्रहों के विषय में भी देखना पड़ता है? यदि डेप्थ में जाकर के, गहराई में यदि आप कुंडली की विवेचना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उपग्रहों के विषय में जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सटीक परिणाम जो होते हैं ग्रहों के अलावा उनके उपग्रह भी आपकी कुंडली को या आपकी जो परिणाम मिलते हैं ग्रह दशाओं का, उनमें बहुत अधिक महत्व रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। यदि आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कृपया करके जरूर कीजिए, और कमेंट्स भी आप जरूर कर सकते हैं। चलिए अब आगे विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी देती हूँ कि किस तरह से उपग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जिस तरह से 9 ग्रह होते हैं, उन्हीं में उन 9 ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। क्या है कि उपग्रह की जब विवेचना, आंकलन, कैलकुलेशन जब की जाती है ज्योतिष में, तो सूर्य के स्थिति के आधार पर इन सब उपग्रहों को निकाला जाता है, इनकी स्थितियों को निकाला जाता है कि कौन सा उपग्रह कहाँ पर है, किस तरह की स्थिति में रहेगा। ये सब कुछ सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं। क्योंकि कुंडली में देखे जीवन में बहुत अच्छा हमारा समय चलता रहता है। ग्रह की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कोई हो सकता है ग्रह उच्च की स्थिति में बैठा हो, स्वराशि का हो, त्रिकोण में हो, मूल नवम भाव में हो, लग्न में हो, अच्छी स्थिति में बैठा है, लेकिन फिर भी अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसा अशुभ होने लगता है, अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं, होते कार्य रुक जाते हैं, अचानक से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने लगता है, कष्ट आने लगते हैं, हम बहुत कष्ट पाने लगते हैं। तो इन सब में उपग्रहों का बहुत अधिक महत्व होता है, और इन उपग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन ग्रहों के कौन से उपग्रह होते हैं और क्या इनका विशेष कार्य है। मुझे यहाँ पर आज कुछ देखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये बात, मुख्य बात ये है कि उपग्रह
जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति को भी हमें कुंडली में देखना चाहिए कि वो यदि शुभ भाव में है तो वहाँ पर थोड़े से सकारात्मक परिणाम हमें जरूर देखने को मिलते हैं, अन्यथा यदि कहीं अशुभ भाव में होते हैं तो उनके अधिक से अधिक बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि सूर्य ग्रह के कौन से उपग्रह हैं। सूर्य ग्रह के काल हैं, जैसा कि काल के नाम से प्रतीत होता है। काल मतलब कि अशुभ समय, उस समय हम कोई कार्य नहीं करें, अशुभता उस समय चलती है। तो यहाँ पर सूर्य के उपग्रह जो होते हैं वो, या उनके कहें तो पुत्र जो होते हैं वो काल होते हैं। वैसे तो हमारे उत्तर भारत की ज्योतिषीय गणनाओं में जो है वो बृहद पराशरी में हमें जो 9 उपग्रह ही बताए हैं, लेकिन स्वार्थ चिंतामणि जो शास्त्र है उसमें एक हमें अधिक चीज़ों का पता चलता है कि वहाँ पर सूर्य के, वैसे सूर्य के 2 पुत्र होते हैं, यम और शनि। तो यम को यहाँ पर इन्होंने मांदी कहा है। ठीक है, और सूर्य माफ कीजिए, सूर्य के 2 पुत्र होते हैं, यम और शनि। तो यम के जो पुत्र हैं उन्हें मांदी कहा गया है और शनि के पुत्र को गुलिक कहा गया है। लेकिन ये तो है दक्षिण भारत की जो पद्धति, उनमें भी माना गया है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें गुलिक को ही मांदी कहा गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे जनरली 9 ही उपग्रह माने गए, 9 ग्रहों के एक एक उपग्रह यहाँ पर माने गए हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्य के जो उपग्रह हैं वो है काल। इनका कार्य होता है बुरा समय। काल है तो किस तरह का समय रहेगा, परिणाम उसके नेगेटिव ही आएंगे। ठीक है, दूसरे होते चंद्रमा के कौन से उपग्रह हैं। चंद्रमा के उपग्रह होते हैं परिध, जिनको कहीं पर परिधि भी कहा गया है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि व्यक्ति के शरीर में आलस्य उत्पन्न करना, आलस्य उत्पन्न करके ये हर कार्य में बाधा डाल देते हैं। कभी यदि परिध जो होते हैं कुंडली के 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति के आलस्य के कारण उसके सारे काम बिगड़ते हैं, देर सवेर कार्य होते हैं और आलस्य की वजह से वो अपने जीवन के बहुत अच्छे जो मौके होते हैं वो उन्हें गंवा देता है। तो इस तरह से परिध जो होते हैं वो अपना इस तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ कार्य करते हैं। अब है कि मंगल, मंगल के कौन से उपग्रह हैं? मंगल के हैं धूम। जैसा कि धूम के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि धुएं में, धुएं का गुबार, जिस धुएं के गुबार में मृत्यु छुपी हुई रहती है। धुआं एक क्लियर नहीं होता है, उससे हम देख नहीं पाते हैं, तो उसमें एक मृत्यु का अंदेशा छुपा रहता है। धूम जो है वो इस तरह के उपग्रह होते हैं और वो होते हैं मंगल के उपग्रह। ठीक है, मंगल की जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे वो इनके धूम में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में है बुध। बुध का नंबर आता है, बुध के होते हैं अर्ध प्रहर। अर्ध प्रहर कहीं पे इन्हें अर्धयाम भी कहा गया है। ये किस तरह का कार्य करते हैं? बुध तो वैसे शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है, लेकिन इनके जो उपग्रह हैं अर्ध प्रहर वो कब नेगेटिव होते हैं, कब नेगेटिव नहीं होते हैं। यदि अर्ध प्रहर को किसी शुभ वर्गों में स्थिति मिली है और इनका जो अष्टक वर्ग में भी यदि इनको पॉइंट्स ज़्यादा मिले हैं तो वहाँ पर ये थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अन्यथा ये नेगेटिव ही रिजल्ट्स आपको लाइफ में जरूर देते हैं। ठीक है, बुध के बाद में नंबर आता है गुरु का। गुरु के उपग्रह कौन है? गुरु के उपग्रह यमघंट। ठीक है, यमघंट किस तरह का होता है? क्योंकि गुरु का ये है, गुरु के हैं उपग्रह तो थोड़े तो पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव ही प्रभाव ज़्यादा डालेंगे। कब होते हैं पॉजिटिव? जब यदि यमघंट के साथ में किसी ग्रह की युति हो। यमघंट जिस कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं, यदि वहाँ पर किसी ग्रह की युति हो जाती है तो वहाँ पर ये अच्छे परिणाम देते हैं, अन्यथा इनके नेगेटिव ही पॉइंट्स रहते हैं, नेगेटिव ही परिणाम रहेंगे। गुरु के बाद में आता है नंबर शुक्र का। शुक्र के उपग्रह होते हैं इंद्रचाप। कैसे होते हैं इंद्रचाप? इनके शुक्र तो बहुत ही लग्जरियस प्लैनेट है, उनके उपग्रह किस तरह का प्रभाव डालेंगे? शुक्र के जो उपग्रह होते हैं इंद्रचाप, वो आपको सुख सुविधाएं बहुत अधिक देते हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं से आपके जीवन में अशांति का निर्माण होता है।
हमें बहुत से ऐसे न्यूज़ मिलती हैं या सेलिब्रिटीज़ की समस्याएं रहती है कि उनके पास बहुत लग्जरियस लाइफ होती है, फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये इंद्रचाप की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ये इनका नकारात्मक परिणाम हो गया। सकारात्मक तो शुक्र दे ही रहे हैं कि आपको बहुत सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट जो है शुक्र का, वो इंद्रचाप में आता है और वो आपको मानसिक अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार आपको लाइफ में बनाते हैं। तो इंद्रचाप का इस तरह से कार्य होता है या इनका परिणाम ऐसा होता है। अब नंबर आता है शनि का। शनि के जो उपग्रह हैं उनका नाम है गुलिक, ठीक है। गुलिक इनके पुत्र होते हैं और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हमारी जो ज्योतिष है उसमें गुलिक को मांदी भी कहा गया है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि मांदी को यम का पुत्र भी कहा गया है। सूर्य के जो पुत्र हैं यम, उनके पुत्र मांदी कहे गए हैं, जो मृत्यु के कारक माने गए, एक तरह से मृत्यु कष्ट देना, मृत्यु को देना, इस तरह कार्य कर। लेकिन गुलिक का कार्य होता है शनि के समान। शनि के कहीं कहीं कुंडली में शनि उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कभी कभी हमें बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कष्ट आते हैं जीवन में, घोर कष्ट आते हैं, तो वहाँ पर ये गुलिक अपना परिणाम दे रहे होते हैं। गुलिक को बहुत ही ज्योतिष में भयानक रूप इनका बताया गया है। बहुत लंबे इनके दांत होते हैं, बहुत ही इनकी लाल आंखें होती हैं, इस तरह से इनका विभत्स रूप बताया गया। गुलिक बहुत ही कष्टकारी उपग्रह माने गए हैं। जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो गुलिक के माध्यम से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब है राहु। राहु के उपग्रह कौन से होते हैं? राहु के उपग्रह होते हैं पात। पात मतलब गिरना, व्यतिपात भी इनका दूसरा नाम होता है, व्यतिपात। पात गिरना, ठीक है। पात का मतलब गिरना। क्या गिरना? व्यक्ति के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ गिरना। अचानक से लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, लेकिन अचानक से व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी तकलीफें आ जाती है कि अचानक कंटिन्यूटी में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर ये व्यतिपात का कार्य होता है, वो अपना नेगेटिव रोल निभाता है या अपनी नेगेटिव भूमिका उसमें उसकी रहती है। फिर होते हैं केतु। केतु के उपग्रह कौन से होते हैं? केतु के उपग्रह उपकेतु होते हैं। इनका दूसरा नाम शिखी भी है। शिखी का मतलब क्या होता है? शिखी होती है शिखा या लंबा, ठीक है। वैसे तो केतु का जो स्वभाव है ज्योतिष में वो होता है विरक्ति, ठीक है। तो केतु माफ कीजिए, केतु वैसे तो शुभ विरक्ति भी देते हैं, लेकिन इनके जो उपग्रह होते हैं वो आपको अशुभ विरक्ति देते हैं। हो सकता है आपको हर जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से आपको पूरी तरह से विरक्त कर दें, आपको उसे डिटेच कर देते हैं। तो केतु के उपग्रह जो हैं उपकेतु या शिखी, वो बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव ले रहते हैं विरक्ति के विषय को लेकर के। ये तो मैंने आपको बताया कि इनके उपग्रह और इनका क्या कार्य होता है। वैसे मुख्य तौर पर इन उपग्रहों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो धूमादि वर्ग है और दूसरा है गुलिकादि वर्ग, जिसमें धूमादि में कौन कौन से उपग्रह आएंगे? धूम, व्यतिपात, परिध, इंद्रचाप, उपकेतु, ठीक है। और गुलिकादि में आएंगे काल, अर्धप्रहर, यमघंट और गुलिक स्वयं, ठीक है। तो इस तरह से इनको वर्गों में विभाजित किया है। तो वर्गों में तो विभाजित कर दिया है इनको, तो इनके मुख्यतः क्या कार्य होते हैं? दो वर्गों में विभाजित किया है, तो इनके कार्य किस तरह से रहेंगे? कि धूमादि वर्ग में जो उपग्रह रहेंगे उनका कार्य ऐसा रहता है, वैसे तो मुख्य तौर पर सूर्य, चंद्रमा और लग्न को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लग्न हमारा शरीर होता है, सूर्य हमारी आत्मा और चंद्रमा हमारा मन है। जब किसी वस्तु का हमारे शरीर पे, आत्मा पे और मन पे प्रभाव होता है तो पूरी तरह से वो व्यक्ति उस चीज़ के गिरफ्त में आ जाता है, पूरी तरह से उससे प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो सूर्य की गणना करके ही निकाली जाती है। उपग्रहों का जो कैलकुलेशन है, जो जितनी भी गणना है वो सूर्य के आधार पर होती है। तो हमारे चंद्र, सूर्य और लग्न को एक उपग्रह प्रभावित करते हैं। मुख्य तौर पे धूमादि वर्ग में जो उपग्रह आते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, किस तरह की कार्य इनका रहता है। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपके जीवन में फैलाते हैं, आपके भाग्य को कम करते हैं। आपका जो सौभाग्य चलता रहता है उसको दुर्भाग्य में बदलने का ये कार्य करते हैं। आपकी बुद्धि का नाश करते हैं, आपको विवेक विहीन बनाते हैं और जीवन में
आयु का नाश भी करते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, व्यतिपात आदि आते हैं और धूम आते हैं, तो वहाँ पर आयु का नाश भी निश्चित होता है। तो जब हम कुंडली में कुछ कैलकुलेशंस करते हैं आयु को लेकर के, तो उनमें उपग्रहों का बहुत अधिक महत्व रहता है। ठीक है। अब दूसरा है गुलिकादि वर्ग। इसमें जो उपग्रह रहते हैं उनमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें गुलिक हैं, काल है, अर्धप्रहर, यमघंट है, ये आएंगे और इनमें प्रभाव सूर्य, चंद्र और आपके लगन पे इनका विशेष रूप से रहता है। तो ये क्या कार्य करते हैं, ये आपको लाइलाज बीमारियां दे देते हैं, जिन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारियां दे देंगे, कैंसर जैसी बीमारियां देते हैं, घातक बीमारियां जिनको हम कहते हैं वो दे देते हैं, और मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। मृत्यु तो देता है, आयु का नाश जो है वो धूमादि वर्ग के उपग्रह करेंगे, और मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कार्य जो है वो गुलिकादि वर्ग के उपग्रह करते हैं। तो इस तरह से इनको दो वर्गों में बांटकर बताया गया है कि किस तरह से ये अपना कुप्रभाव डालते हैं जीवन में, नकारात्मकता हमारी कुंडली में किस तरह से बिखेर देते हैं। तो ये बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इनका स्टडी करना, इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब गहराई से कुंडली की विवेचना की जाती है तो इनका आपको अध्ययन करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अब है कि इनका जो विश्लेषण हम करते हैं, ये देखना चाहिए कि ये जो उपग्रह हैं किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के अधिपति की क्या स्थिति है, कुंडली में शुभ है या शुभ स्थिति में है। यदि शुभ स्थिति में है तो इनके प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं, अन्यथा ये ज़्यादातर नकारात्मक परिणाम ही देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक उपग्रह के ऊपर परिचय वाला वीडियो हुआ है। बाकी वैसे तो सब उपग्रहों के विषय में बहुत ज़्यादा अधिक नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक गुलिक के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो गुलिक कुंडली के 12 भाव में किस तरह का प्रभाव डालते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो बाद में बनेगा। लेकिन आज मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया है कि उपग्रह किस तरह का प्रभाव कुंडली में डालते हैं। ठीक है। और ये होते हैं हमारे ग्रहों के ही अंश होते हैं, उन्हीं के पुत्र होते हैं। अब ये कि कहाँ बैठे हैं, किस तरह से बैठे, यदि लग्न में है, त्रिकोण में है, नवम में है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक प्रभाव ही दे। जैसे गुलिक जो है तीसरे में, छठे में, लग्न में गुलिक का प्रभाव थोड़ा ठीक रहता है, 11वें घर में भी ठीक रहता है। लेकिन इसके ऊपर मैं विस्तार रूप से आपको एक अलग वीडियो बना के लाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आपने जो उपग्रह के विषय में जो आज आपने जानकारी ली है, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और आज आप जानेंगे कि ग्रहों के अलावा उपग्रह भी किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कुंडली को प्रभावित करते हैं। कभी कभी अच्छा समय चलते चलते हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं। ये सारा जो खेल है वो उपग्रहों का होता है। तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको आज ये मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप से शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी आप मेरे चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।